नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे। हम लोग तराइन का द्वितीय युद्ध क्या है, इसे हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो देखते हैं। इतिहास की वह जंग जिसने भारत की तकदीर बदल दी। इतिहास की वह जंग जिसने भारत की तकदीर बदल दी। मतलब इस लड़ाई में अगर जो विजय होगा वही पूरे भारत पर राज करेगा। अगर पृथ्वीराज चौहान अगर इस युद्ध में जीत जाते तो भारत में वह शासन करते रहते। लेकिन अगर गौरी इसमें जीत जाता है तो गौरी का शासन भारत में पूरा फैल जाएगा, शासन स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए इस युद्ध को तकदीर बोलते हैं। देखते हैं हम। तराइन का द्वितीय युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक टूटे हुए रिश्ते की संकल्प था। एक अपमान की आग जो सुलगते जयचंद्र की साजिश थी। और सबसे अहम, यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक भविष्य का निर्णायक मोड़ बन गया। यह युद्ध अगर देखें तो किसी के अपमान की यह साजिश थी, क्योंकि 1192 से पहले जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया, लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर लिया। इस वजह से जयचंद्र क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि हमारा अपमान हुआ है, तो इस अपमान का बदला लेने के लिए वह गौरी से मिल जाते हैं। वो गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराने की साजिश करने लगते हैं। उनका अपमान देश के सम्मान से अधिक हो जाता है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का अपमान सम्मान देश से बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जयचंद का अपमान देश से बड़ा हो गया और वह मातृभूमि से गद्दारी कर बैठा और गौरी से जाकर मिल गया। और देखते हैं। तो यहाँ पर तो उसका मतलब यही है कि तराइन का द्वितीय युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक टूटे हुए रिश्ते की संकल्प था। मतलब जयचंद का जो संबंध था वह टूट गया था। वो अपमान हुआ, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची, उसी की बात की जा रही है। एक अपमान की आग जो सुलगते जयचंद की साजिश थी। और सबसे अहम, यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक भविष्य का निर्णायक मोड़ बन गया। और इसमें जो भी विजय होगा, जो भी जीतेगा, वही भारतीय भारत के क्षेत्र पर उसका शासन स्थापित होगा। और देखते हैं आगे। पहले युद्ध की पृष्ठभूमि और मोहम्मद गौरी की वापसी।
क्योंकि इससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी पुनः वापस लौटा, पूरी तैयारी की। जब जब वो हार गया तो हारने के बाद जब अपने यहाँ गया तो उन्होंने जो कमियां थी जिस वजह से वो हारे थे, उस एक एक कमियों को दूर किया, अपनी सेना को काफ़ी मजबूत बनाया, सशक्त बनाया, ताकि वह दोबारा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पराजित कर सके और अपना साम्राज्य भारत में स्थापित कर सके। तो और देखते हैं 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मतलब वह प्रथम युद्ध में हार गया था। वह गौरी घायल होकर किसी तरह बचकर गजनी लौटा। इस हार ने उसे विचलित नहीं किया, बल्कि और अधिक संगठित व क्रूर बना दिया। तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी काफी मुश्किल से बचकर निकला, लेकिन जब वह अपने क्षेत्र गया, अपने यहाँ गया, तो इससे वह बहुत कुछ सीखा और जो भी कमियां थी, कमियों को दूर किया और वापस फिर दोबारा पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए तराइन के द्वितीय युद्ध में शामिल हुआ वो। और देखते हैं गौरी ने 1 साल तक सेना का पुनर्गठन किया। 1 लाख से अधिक सैनिक रणनीतिक रूप से प्रशिक्षित घुड़सवार धनुधर खूंखार तुर्क सैनिक के साथ। जब वो हारने के बाद वह गया, अफगानिस्तान गया, वहाँ पर अपनी सेना का पुनर्गठन किया, अच्छी तरह से सेना को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने घुड़सवार जो कि तेज फुर्तीले हों और युद्ध में अपनी अच्छी तरह से जीत में भूमिका निभा सकें, उन्होंने काफ़ी सारे धनुधरों को तैयार किया जो खूंखार हों। तो अपनी सेना को क्या कर रहा है, पूरी तरह से मजबूत बना रहा है। जब सेना मजबूत रहेगी तो युद्ध जीतने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि युद्ध भीड़ नहीं लड़ती है, सेना लड़ती है। और इसी सेना को मोहम्मद गौरी मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। और देखते हैं तो प्रशिक्षित घुड़सवार को क्या किया, प्रशिक्षित किया युद्ध के लिए। फिर घुड़सवार धनुधर धनुधर को भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया, उन्हें सिखाया कि कैसे युद्ध में जीता जा सकता है। अगला देखते हैं जयचंद की साजिश और रिश्तों की दरार। गौरी जानता था भारत को जीतना तलवार से नहीं, भीतर से तोड़कर जीता जा सकता है। गौरी एक बात जानता था कि भारत पर अगर राज करना है तो भारत को तलवार के दम पर नहीं, उनके बीच जो भी कमियां हैं, उनके रिश्तों को
कमज़ोर बनाया जाए, किसी तरह से उनको तोड़ा जाए। और उसने जयचंद्र को पकड़ा और जयचंद्र ने अपना पूरी तरह से पृथ्वीराज चौहान को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की हर कमजोरी को जानता था वो, क्योंकि जयचंद्र उसके साथ में कई बार युद्ध लड़ चुका था वो, तो वह जानता था और वह सब मोहम्मद गौरी को बता दिया हो। और देखते हैं उसी दौरान हुआ सन 1192 से पहले का कटु प्रसंग, राजा जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर। जयचंद्र ने जानबूझकर शत्रु पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का हरण कर लिया। उसी समय 1192 के आसपास जयचंद्र ने अपने पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर किया। संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान से वह नफरत करता था। वह नहीं चाहता था कि हमारी पुत्री संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। उन्होंने स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाया, सभी राजा आए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने इसके बदले में वो आते हैं और संयुक्ता का हरण कर लेते हैं स्वयंवर से। इससे जयचंद्र को काफ़ी अपमान महसूस हुआ, वह क्रोधित हुआ और वहाँ जो भी राजा एकत्रित हुए थे, जुटे थे इस स्वयंवर में, उन राजाओं ने भी पृथ्वीराज चौहान के साथ अच्छा बाद में रिश्ता नहीं रखा, क्योंकि उनको लगता था कि पृथ्वीराज चौहान अब अहंकारी हो गया है। तो जितने राजा प्रथम तराइन के युद्ध में शामिल हुए थे, पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, वो लोग अब द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत सारे राजा नहीं रहेंगे। और देखते हैं, तो इतना समझ गए होंगे आप। और देखते हैं, यह घटना केवल प्रेम कहानी नहीं थी, हर राजनीतिक अपमान था जिसे जयचंद्र ने कभी नहीं भुलाया। यह जो अपमान था कि पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संहिता को उठा कर ले गया, हरण कर लिया, इस अपमान को जयचंद्र ने कभी भुला नहीं पाया और इसका प्रतिशोध लेने के लिए मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। और देखते हैं, यही वह क्षण था जब जयचंद्र ने गौरी से समझौता कर लिया। मतलब क्या किया, वह गौरी से समझौता कर लिया, मातृभूमि से गद्दारी। सोचिए, किसी का अपमान इतना बड़ा हो सकता है कि उसके सामने अपना देश छोटा हो जाए, अपने देश को वह दांव पर लगा रहे हो कि हमारे दुश्मन को तुम हराओ और हम अपना देश तुम्हें कुर्बान करते हैं, तुम हमारे पर राजा शासन करो। जयचंद्र की यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, गलती मानी जाती है, क्योंकि देश से गद्दारी नहीं करना चाहिए। देखते हैं इसको। रणनीति में पृथ्वीराज की चूक। इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से कहाँ चूक हुई थी,
उसको देखते हैं। ट्राइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज आत्ममुग्ध हो गया था। जैसे ही वह ट्राइन का प्रथम युद्ध जीता हुआ, उसके बाद खुद ही जो जो मन में आता था वह करने लगा। लोगों में से अपनी सेना पर उतना ध्यान नहीं देता था, क्योंकि यह आत्ममुग्ध हो गया था। मतलब कि खुद को ही सब कुछ समझने लगा है। जब आप सेना पर ध्यान नहीं देंगे, किसी की बात को सुनेंगे नहीं, सबके बातों को नज़रअंदाज कर देता था, तो यह समझिए पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत बड़ी यह गलती साबित हुई है, क्योंकि वह एक तरह से उसमें अहंकार आ गया था। और देखते हैं, दूसरे युद्ध में सैनिक की संख्या 3 लाख से अधिक थी, लेकिन उसमें अनुशासन व स्पष्ट रणनीति की कमी थी। दूसरे युद्ध में 3 लाख सैनिक थे, लेकिन उनमें जो रणनीति बनाई जानी थी उस उसका अभाव था। जैसे सैनिकों को एक अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा सकता था, वह भी अभाव था। मतलब सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। मतलब यह सेना केवल एक भीड़ है, सेना प्रशिक्षित सेना यह नहीं है। और देखते हैं, पिछली बार साथ देने वाले कई राजाओं ने इस बार पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे राजाओं ने साथ दिया था, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में बहुत सारे राजाओं ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इसमें संयोगिता का जो अपहरण कर लिए, उस समय स्वयंवर में बहुत सारे राजा आए हुए थे, उपस्थित थे। जब आप स्वयंवर से उठा कर किसी को ले जाते हैं और वहाँ पर जो राजा आए हुए हैं स्वयंवर के लिए, उनको बुरा लगा, उनको लगा कि अब पृथ्वीराज चौहान अहंकारी हो गया है, तो वो लोग ट्राइन के द्वितीय युद्ध में वो बहुत सारे राजा साथ नहीं दिए। यह भी हारने का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। और देखते हैं, कारण देखें तो संयुक्ता प्रकरण, पृथ्वीराज का बढ़ा हुआ अहंकार, रजवाड़ों की आपसी खींचतान, तो इतना समझ के होंगे आप। और देखते हैं, गौरी की कुटिल युद्ध नीति। गौरी की जो युद्ध की नीति थी वो बहुत ही सोची समझी थी, क्योंकि इसकी रणनीति पूरी ध्यानपूर्वक और अच्छे रणनीतिकार के द्वारा बनाई गई थी। देखते हैं, गौरी ने युद्ध से पहले एक चतुर योजना बनाई। उसकी सेना में तेज गति से हमला करने वाले घुड़सवार धनुधर थे। जब यह योजना बनाई, क्योंकि इसके सेना में बहुत सारे घुड़सवार धनुधर थे, जो कि बहुत ही चतुर बुद्धि के थे। और देखते हैं, उसने छोटे छोटे दलों में बांटकर चारों ओर से वार करने की योजना बनाई। जैसे होता है ना कि जब घुड़सवार होते हैं तो उनको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, और बांट कर बोल देते हैं कि यह पूरब से हमला करेगा, या पश्चिम से, या उत्तर से, या दक्षिण से। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं हम। और ऐसे जब आप कर देंगे तो
सारे लोग हर क्षेत्र से आकर आक्रमण करेंगे और लोग दुश्मन पूरी तरह से घिर जाएगा इन लोगों से। तो वही यहाँ पर होता है। देखते हैं, उसने छोटे छोटे दलों में बंटकर चारों ओर से वार करने की योजना बनाई। और देखते हैं, 1192 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। दूसरा जो कि युद्ध हुआ तराइन के मैदान में ही हुआ। पृथ्वीराज की सेना के सामने घुमाया ताकि उन्हें भ्रम हो कि वह पीछे हट रहा है। गौरी ने अपने जो भी घुड़सवार थे उनको पृथ्वीराज की सेना के आगे से घुमाया हुआ, पूरी तरह से चक्कर लगवाया। उसने यह चाहता था गौरी की पृथ्वीराज की सेना इस भ्रम में पड़ जाए कि हम युद्ध से पीछे हट रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना को यह भ्रमित करने की यह योजना थी। और देखते हैं, युद्ध की शुरुआत और निर्णायक क्षण। युद्ध अब क्या हुआ, शुरू हो गया। तो इसका निर्णायक क्षण देख लेते हैं। पृथ्वीराज की सेना ने सुबह हमला कर किया, लेकिन बिना रणनीति के। पहली बार पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला किया, लेकिन बिना रणनीति के। जब आप बिना रणनीति बनाए कोई कार्य करते हैं तो असफल होने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की सेना में कोई रणनीति नहीं है। रणनीति नहीं है तो इनको नुकसान झेलना पड़ेगा। देखते हैं उसको। गौरी की सेना ने धनुर्धरों घुड़सवारों की मदद से चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज की सेना हमला कर रही है तो जो भी धनुर्धर थे उनको अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया और उनको हर एक दिशाओं में तैनात कर दिया। कि यहाँ पर देख सकते हैं, गौरी की सेना ने धनुर्धरों घुड़सवारों की मदद से चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। मतलब जो भी धनुर्धर थे उनको चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। मतलब कि दुश्मन को पूरी तरह से घेर सकें वो। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से घेर सकें। और देखते हैं, युद्ध की रणनीति गौरी के पक्ष में जा रही थी। युद्ध की जो यह रणनीति है यह गौरी के पक्ष में जा रही थी, क्योंकि गौरी पूरी रणनीति के साथ अपनी सेना को दिशा दे रहा था। तो जब पूरी रणनीति के साथ कोई कार्य करते हैं आप तो सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर वही मोहम्मद गौरी के साथ साथ यही हो रहा है, क्योंकि वह कुशल रणनीतिकार है वो। और देखते हैं, युद्ध की रणनीति गौरी के पक्ष में जा रही थी। गौरी के पक्ष में जा रही थी रणनीति। और देखते हैं, दोपहर तक पृथ्वीराज की सेना थक चुकी थी। वहीं गौरी की सेना ने रिजर्व सेना को भेजा। मतलब युद्ध शुरू हुआ सुबह, दोपहर होते होते सैनिक थक गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जितनी सेना थी वह पूरी मैदान में वह लड़ रही थी, लेकिन दोपहर होते होते वह थक गए। लेकिन गौरी क्या किया, गौरी 50% मतलब 50% सेना को युद्ध करने के लिए भेज दिया और 50% सेना को अभी रखा भी कि आप खा पी कर आराम कीजिए। जैसे ही वह सैनिक थकेंगे आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा और अचानक आप वहाँ पर हमला करेंगे। तो वही कि पृथ्वीराज चौहान के सैनिक दोपहर तक थक गए थे, लेकिन गौरी
की जो सेना थी रिजर्व थी, मतलब पहले 50% वो रखे गए थे। जो 50% रखे गए थे उनको जब दोपहर का समय हुआ तो उनको अचानक युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, क्योंकि ये सब पूरी तरह से तरोताज़ा और एनर्जी से पूरी भरपूर थे। और वहाँ पर गए और पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी तरह से थक चुकी थी। तो क्योंकि यह तो अभी थके नहीं हैं, या पूरी तरह से एनर्जी से भरपूर हैं, इस वजह से उनकी सेना बहुत सारी मारी गई पृथ्वीराज चौहान की, और वह युद्ध में हार की सबसे बड़ी वजह बनी। और देखते हैं, भीषण नरसंहार हुआ। राजपूत योद्धाओं ने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन हार तय हो चुकी थी। यहाँ पर राजपूत जो सेना थी वह पूरी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ी हो, लेकिन हार तय हो चुकी थी। क्योंकि जब आपके पास कोई रणनीति अच्छी नहीं होती है, आपकी सेना प्रशिक्षित नहीं होती है, आप अपनी सेना पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हैं, उसको बताया नहीं जाता है, तो आप सफल होने की संभावना आप में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। लेकिन ये सब गौरी की सेना में पूरी तरह से कूट कूट कर भरा हुआ है। सब गौरी पूरी की सोच काफी दूरदृष्टि से सज्ज है, एकदम सशक्त है। और देखते हैं, पृथ्वीराज की हार और कैद। जब पृथ्वीराज हार गए तो उनको क्या किया गया, कैद किया गया। देखते हैं उसको। युद्ध के अंतिम चरण में पृथ्वीराज की बंदी युद्ध के अंतिम चरण में पृथ्वीराज को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। जब वो हार गए तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और देखते हैं, कुछ कथाओं के अनुसार बाद में उन्हें गौरी के दरबार में ले जाया गया, जहां उनकी आंखें फोड़ दी गई। कुछ कथाओं में ऐसा देखने को मिलता है, यह सत्य नहीं है यह, क्योंकि कथाएं हैं यह। उसमें मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी के दरबार में ले जाया जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान वहाँ पर पहुँचते हैं तो गौरी कहता है कि आंखें नीचे करके बात करो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान आंखें नीचे नहीं करते हैं। इसलिए गौरी ने उनकी दोनों आंखों को फोड़ने का आदेश देता है। तो यहाँ पर उनकी आंखों को क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है। ऐसी घटनाएं लोक कथाओं में देखी जाती हैं, इतिहास में ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि लोक कथाएं अपनी तरह से लिखी जाती हैं। जो जो लिखने वाले होते हैं अपनी तरह से वह कल्पना करते हैं। और देखते हैं, चंद्रबरदाई द्वारा सुन सुनाई गई वीर गाथा में कहा गया कि, मतलब जो चंद्रबरदाई वीर गाथा सुनाते हैं, मतलब अपनी पुस्तक में जो लिखते हैं उसी को बताते हैं। क्या बताते हैं, पृथ्वीराज अंधा होने के बाद भी गौरी को मार गिराया, क्योंकि अपनी यह जो जो वीर गाथा लिखते हैं यह, उसमें बताते हैं कि यह पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाता था, और जब आंखें पृथ्वीराज चौहान की फोड़ दी जाती हैं तो यह बताते हैं चंद्रबरदाई की, देखिए मोहम्मद गौरी हमारे महाराज एक और कला जानते हैं, यह शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। तो वह गौरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यह कहते हैं कि ठीक है, आप घंटी बजाइए। तो मोहम्मद गौरी घंटी को बजाता है, और घंटी की आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज चौहान
तीर चलाते हैं और जाकर मोहम्मद गौरी को लग जाता है, जिससे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये सब घटनाएं क्या हैं, लिखी गई हैं, सत्य घटनाएं यह नहीं है। यह लोक कथाओं में ऐसा देखने को मिलता है। और देखते हैं, यहाँ पर देखें, युद्ध युद्ध के बाद भारत का क्या हुआ। जब युद्ध समाप्त हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो भारत का क्या हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध भारत के लिए विनाश का द्वार बन गया। जो द्वितीय युद्ध है वह भारत के लिए विनाश का द्वार बन गया, क्योंकि भारतीय शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया है। भारत पर विदेशी लोग शासन करेंगे, मोहम्मद गौरी शासन करेगा। और देखते हैं, इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। जब यह युद्ध गौरी ने जीता तो दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और देखते हैं, तुर्क शासकों का भारत में प्रवेश हो गया। अब जो तुर्क शासक थे उनका प्रवेश क्या हो रहा है, भारत में हो रहा है, कि वह अब भारत में वह शासन करेंगे, अपने साम्राज्य को वह चलाएंगे यहीं से। अगले लगभग 750 650 750 वर्षों तक भारत गुलाम रहा, एक के बाद एक विदेशी आक्रांताओं का शासन। क्योंकि इसके बाद ही भारत विदेशी आक्रांताओं का इनका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, क्योंकि 1947 में जाकर भारत को आज़ादी मिली। यहाँ पर अगर देखें तो 1200 से लेकर यहाँ पर कई विदेशी लोग आते हैं और शासन करते हैं। तो बहुत लंबा पीरियड भारत को शासन करने से वंचित किया जाता है, क्योंकि अब शासन विदेशी लोगों के हाथ में चला गया है। और देखते हैं, हार के मुख्य कारण, हार का मुख्य कारण क्या था, देखते हैं उसको। अतिरिक्त आंतरिक फूट, आंतरिक फूट मतलब देश में ही बहुत सारी फूटें चल रही थी। क्या चल रही थी, राजाओं की आपसी ईर्ष्या और अहंकार। भारत में बहुत सारे राजा थे, लेकिन एक दूसरे से किसी की बनती नहीं थी। जब कोई विदेशी आक्रमण करता है तो सभी लोग मिलकर उससे लड़ते नहीं थे। वो लोग यह सोचते थे कि जिस पर हमला हुआ है वही हमले का जवाब दे, हम क्यों जाएं। क्योंकि वो क्या थे, वो केवल अपना हित देखते थे, देश का हित वह नहीं देखते थे। और एक दूसरे राजाओं से वह घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे। दूसरा देखें तो जयचंद्र की गद्दारी। जयचंद्र ने क्या किया, भारत के साथ गद्दारी की, क्योंकि उसका अपमान, उसका क्रोध देश के सम्मान से बड़ा हो गया और वह मोहम्मद गौरी के साथ जाकर वह मिल गया। और देखते हैं, यहाँ पर देखिए रणनीति की कमी। पृथ्वीराज चौहान की सेना में रणनीति की भी कमी थी, क्योंकि इसमें कोई रणनीतिकार नहीं था कि रणनीति एक बेहतर बना सके, अपने सैनिकों को एक अच्छी दिशा दे सके। तो यहाँ पर देखिए, युद्ध कौशल के बजाय आत्ममुग्धता, क्योंकि युद्ध कौशल नहीं था। क्योंकि जब आप प्रशिक्षित करेंगे तभी तो सेना शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी। और देखें तो अप्रशिक्षित सेना, जनसंख्या ज़्यादा थी लेकिन युद्ध की तैयारी कम। जो भी सेना है 3 लाख की, यह प्रशिक्षित नहीं है, यह सेना अप्रशिक्षित है। मतलब ये सैनिक नहीं है, केवल यह भीड़ है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए
युद्ध सेना लड़ती है, भीड़ नहीं। और देखते हैं गौरी की योजना। गौरी की योजना अगर देखें तो आधुनिक तरीके से हमला किया गया था। आधुनिक तरीके से मतलब कि वह जो भी पहले की परंपरा थी उसके हट से हटकर एक नई तरह से हमला किया गया। लेकिन देखें तो पृथ्वीराज चौहान की रणनीति में बहुत सारी जो लंबे समय से परंपरा चली आ रही थी युद्ध लड़ने की, उसी परंपरा के साथ वह युद्ध लड़ता है। तो वैसी परंपराएं जो कि आगे चलकर अच्छा साबित नहीं होती हैं, क्योंकि जब आप समय के साथ खुद को नहीं बदलते हैं, तकनीक के रूप में उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो आप एक सफल योद्धा और एक युद्ध को आप जीतने में सफलता प्राप्त करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब आप अत्याधुनिक तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से सोचते हैं, तो आप अपने सैनिकों को, आप युद्ध की विजय को की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने सफल हुआ और भारत पर उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। तो आप लोग ट्राइन का द्वितीय युद्ध आप समझ चुके होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।